अस्सलाम वालेकुम, मैं राणा जी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंसिफाई सर। तो आज से हम 9th और 11th के कोर्स को स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो 9th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है फंडामेंटल केमिस्ट्री, और उसके अंदर जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है वो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशंस है। तो सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशंस को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहले आती है मैटर की डेफिनेशन। एनीथिंग दैट कैरी मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज जो कि मास रखती होगी और स्पेस को ऑक्यूपाई करती है उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। और उसकी एग्जांपल के अंदर आ जाएगा सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। 9th के लेवल पर क्या होता है कि हमारे पास तीन ही हमारे पास लेवल्स होते हैं, एक लिक्विड, सॉलिड और गैस। लेकिन यहाँ पर मैंने प्लाज्मा में लिख दिया है क्योंकि मादे की जो चौथी आदत है, मैटर की चौथी स्टेट जो होती है वो प्लाज्मा होती है, और उसको आयनिक भी कहते हैं, आयनिक स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि हमारे पास सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है, मैटर की अगर प्योर फॉर्म होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, सब्सटेंस कहेंगे। और उसके अंदर जो कंपोजिशन होती है ऑफ प्रॉपर्टीज वो जाती है, फिक्स होती है। ठीक है, क्लियर हो जाएगी बात। उसकी कंपोजिशन भी फिक्स होती है, उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, फिक्स होती है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें इम्प्योर फॉर्म मैटर की तो वो क्या कहलाएगी, मिक्सचर कहलाएगी। और ये जो है होमोजीनियस भी हो सकती है, हेट्रोजीनियस भी हो सकती है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होते हैं वो हम मिक्सचर के अंदर आगे हम मिक्सचर के टॉपिक को मजीद डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास बेसिक डेफिनेशन में एक और चीज आती है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज के दरमियान डिफरेंस आ जाता है। अक्सर डिफरेंस ही आता है, तो मैंने डिफरेंस की सूरत में ही लिख दिया है ताकि आपको आसानी रहे। अगर डिफरेंस आ जाए तो आपने इस तरह लिख देना है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, दीज आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। क्लियर हो जाएगी बात। तो नाम से जाहिर है कि फिजिकल जो तबई हालत होगी उससे जो रिलेटेड प्रॉपर्टीज होगी वो क्या कहलाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाएगी। और केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होगी, इट डिपेंड्स अपॉन कंपोजिशन ऑफ मैटर। अगर कंपोजिशन मैटर की उस पर डिपेंड करेगी तो क्या कहलाएगी, केमिकल प्रॉपर्टी कहलाएगी। और केमिस्ट्री की अगर हम डिफाइन करें केमिस्ट्री को तो उसके अंदर भी हम ये बताते हैं कि हम मैटर की चार चीजों को ही उसके अंदर डिस्कस करते हैं। हम कौन कौन सी चीजों को डिस्कस करते हैं, हम उसके अंदर प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं किसी भी मैटर की, उसकी कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं, और उसकी जो रिएक्शंस है उनको डिस्कस करते हैं, और उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। ठीक है। कौन कौन सी चीजें हैं, कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब किन किन चीजों से मिलकर बनी है। ठीक है। और स्ट्रक्चर मतलब वो उसकी शक्ल कैसी है, प्रॉपर्टीज मतलब उसकी खुसूसियात कैसी हैं, एंड रिएक्शन देन उसके बाद उसके रिएक्शन कौन कौन से वो परफॉर्म कर सकती है या किन रिएक्शन के नतीजे में वो बनती है। ठीक है। वो रिएक्टेंट के तौर पर भी हो सकती है, वो प्रोडक्ट के तौर पर भी हो सकती है, दोनों स्टेट में हो सकती है। ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि कंपोजिशन को अगर हम देखेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी होगी, और अगर फिजिकल स्टेट को देखेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है। और जो फिजिकल प्रॉपर्टी है कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस। इसको जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको हम मेजर कर सकते हैं सब्सटेंस को चेंज किए बगैर, सब्सटेंस की आइडेंटिटी को चेंज किए बगैर। मतलब फॉर एग्जांपल टेम्परेचर के अंदर चेंज आ गया है, अब उससे क्या होगा कि जो सब्सटेंस है उसकी आइडेंटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर H2O मॉलिक्यूल वाटर का है तो वो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, वेपर्स के अंदर भी कन्वर्ट कर देंगे इवन, तो स्टेट चेंज हुई है, फिजिकल स्टेट चेंज हो गई है। मतलब लिक्विड से अब वेपर्स मतलब गैस के अंदर चले गए हैं, लेकिन उसके अंदर हम ये देखेंगे कि उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। पहले H2O था, अभी क्या है, H2O है, मतलब कंपोजिशन सेम है, दूसरे वर्ड में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है उसके अंदर क्या होता है, मेजर बाय चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस। अब इसके अंदर क्या होता है कि आइडेंटिटी जो है वो चेंज हो जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि जो वाटर है उसके अंदर H2O है, पिछली एग्जांपल ले लेते हैं ना, तो वाटर है, H2O है। अगर हम H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के अंदर कन्वर्ट कर दें तो अब वो उसकी आइडेंटिटी नहीं रही, और इसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आएगा। क्लियर हो जाएगी बात।
अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है, पहले पानी था, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी चीज डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद may or may not depends on the amount of substance। अब ये डिपेंड कर भी सकती है और डिपेंड नहीं भी करती, ठीक है। बहुत सी जो प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करती भी है मॉलिक्यूलर मास पर, ठीक है, वेट पर डिपेंड करती है। लेकिन ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है डू नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये डिपेंड नहीं करती, किसी भी सूरत में डिपेंड नहीं करती। ये तो जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उस चीज पर डिपेंड करती है, केमिकल बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद इसकी एग्जांपल क्या है, डेंसिटी, कलर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज की आ जाएगी। और जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर, केमिकल रिएक्टिविटी, ये सारी चीजें मतलब कोऑर्डिनेशन, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम है जो जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन खारिज करता है या एक्सेप्ट करता है उस पर क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और उस चार्ज को हम कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर हम कोऑर्डिनेट जो कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर डिस्कस करते हैं और केमिकल रिएक्टिविटी का आपको आइडिया हो जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास तीन डिफरेंस है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ये अलग से एक बड़े बड़े दो पेजेस के टॉपिक लिख रखे हैं, तो उसके अंदर सारा नहीं करना, आपने जस्ट जितना मैंने लिख रखा है बस आपने वैसे वैसे करना है, ठीक है। एलिमेंट की डिफाइन करेंगे, कंपाउंड को डिफाइन करेंगे, मिक्सचर को डिफाइन करेंगे। देन उसके बाद दो पॉइंट्स, उसकी एग्जांपल और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एलिमेंट को देख लेते हैं कि एलिमेंट क्या है। इट इज अ सब्सटेंस मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एलिमेंट के अंदर क्या होगा, सेम टाइप ऑफ एटम होंगे और उन एटॉमिक जो एटम है उनके एटॉमिक नंबर भी क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन कंपाउंड के अंदर क्या होगा, इट इज अ सब्सटेंस मेड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। अब इसके अंदर क्या है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो अगर क्या करें, केमिकली कंबाइन करें फिक्स रेशियो के अंदर, तो वो क्या बन जाएगा, कंपाउंड, ठीक है। और कंपाउंड दो टाइप्स के हैं, आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड्स। और यहाँ पर अगर हम बात करें मिक्सचर की, तो क्या है कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स ही मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फिजिकली, यहाँ पर क्या मिले थे, केमिकली, और यहाँ पर अगर फिजिकली मिले, यहाँ पर फिक्स रेशियो से मिले थे और यहाँ पर विदाउट एनी फिक्स रेशियो, ठीक है। तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स फिजिकली मिले, मिक्सअप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो, कोई फिक्स रेशियो ना हो, मतलब अपनी मर्जी से मास के मुताबिक मिल सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, हम मिक्सचर कहेंगे। क्लियर हो जाएगी बात। अब आगे जो है हमारे पास एलिमेंट जो है कैन नॉट बी ब्रोकन ऑर्डिनरी केमिकल और फिजिकल मींस। केमिकल हो चाहे फिजिकल हो, ये किसी भी मेथड के जरिए टूटता नहीं है, ऑर्डिनरी मेथड्स के जरिए, ठीक है। कंपाउंड जो है उसको हम कैन नॉट बी ब्रोकन बाय फिजिकल मींस। अब उसको फिजिकल मींस के जरिए हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन केमिकल मींस के जरिए तोड़ सकते हैं। ये किसी भी मेथड के जरिए नहीं टूट रहा था। मिक्सचर की बात करें तो कैन बी ब्रोकन एंड सेपरेटेड बाय फिजिकल और केमिकल मींस। फिजिकल या केमिकल मींस दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर की बात कर रहे हैं, क्लियर हो जाएगी बात। आगे जी, उसके बाद एलिमेंट की जो एग्जांपल दे रखी है, ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जैसे कि हाइड्रोजन है, कार्बन है, मैग्नीशियम है, उनके अंदर बस एक काइंड के अगर एटम है, फॉर एग्जांपल एक टुकड़ा है, एलिमेंट का लफ्ज़ मतलब भी तो टुकड़ा होता है, तो अगर फॉर एग्जांपल ये एक टुकड़ा है और इसके अंदर सारे हाइड्रोजन के एटम मौजूद हैं, चाहे करोड़ों अरबों खरबों एटम्स मौजूद हैं, लेकिन अगर इसके अंदर सारे हाइड्रोजन के एटम हैं तो इसको हम एक एलिमेंट कहेंगे। अगर इसके अंदर एक भी एटम कोई दूसरे एलिमेंट का आ गया, फॉर एग्जांपल मैं बात कर देता हूँ कि यहाँ पर हाइड्रोजन की बात कर रहा था, एक कार्बन का आ गया, तो ये अब एलिमेंट नहीं रहेगा बल्कि कंपाउंड बन जाएगा, टू डिफरेंट एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि टू और मोर काइंड ऑफ एटम, H2O, CO2, C6H12O6, H2SO4, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज और सल्फ्यूरिक एसिड। मिक्सचर की बात करें तो क्या है, टू और मोर काइंड्स ऑफ एटम्स, कंपाउंड्स आर बोथ, ठीक है। ये एटम्स भी हो सकते हैं, एटम कंपाउंड भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा मिक्सचर है। तो हमारे पास एयर है, सी है, वाटर है, मड है, ये इसकी एग्जांपल आ जाएगी।
क्लियर हो जाएगी बात। तो हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की है, मैटर, देन उसके बाद सब्सटेंस और मिक्सचर को हमने डिफर किया है मैटर के अंदर, और फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने डिफर किया है। देन उसके बाद हमने तीन मेन पॉइंट्स एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को डिस्कस किया है और उसके कुछ पॉइंट्स को एनालाइज किया है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो है दोनों से एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है ये टर्म्स। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम, उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर कहेंगे। क्लियर हो जाएगी बात कि एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को हम क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर। और इसको हम जो डिनोट करते हैं वो किस चीज से करते हैं, सिंबल जी से शो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्बन का, अब कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन है तो मतलब उसका 6 एटॉमिक नंबर है। हाइड्रोजन के एक अगर प्रोटॉन है तो 1 एटॉमिक नंबर है। और अगर मैग्नीशियम के न्यूक्लियस में कितने होते हैं, 12 प्रोटॉन होते हैं तो उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो 12 होगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मास नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन्स की तादाद। अगर मैं बात करूं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की दोनों की तादाद को, न्यूक्लियस के अंदर दो ही चीजें होती हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। बाकी मदारों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। हम यहाँ पर बस 3 ही पार्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। वैसे एटम के अंदर बहुत से पार्टिकल्स होते हैं, सैकड़ों टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स को डिस्कस करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दोनों चीजों को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस के अंदर दोनों चीजें जो है उसको हम क्या करेंगे, मास नंबर। और सिर्फ प्रोटॉन्स को क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर। जो मास नंबर होता है उसको डिनोट करते हैं ए से। और फॉर एग्जांपल कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो टोटल क्या हो जाएगा, 6 + 6 12 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन कोई भी होता नहीं है, तो 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। मैग्नीशियम के अंदर 12 प्रोटॉन होते हैं, 12 न्यूट्रॉन होते हैं, 12 + 12 24 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सोडियम की बात करें तो इसके अंदर जो 11 है वो क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और 12 जो है वो क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। तो 11 + 12 23, तो इसका एटॉमिक मास या मास नंबर जो है वो क्या कहलाएगा, 23 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। उसके बाद है हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास। ये डेफिनेशन थोड़ी सी परप्लेक्सिंग है, मतलब इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बच्चों को अक्सर समझ में नहीं आती, लेकिन ये आसान है। मतलब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द एवरेज एटॉमिक मास, द एवरेज मास ऑफ द एटम एज कंपेयर्ड टू द 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि कार्बन का जो 12 आइसोटोप है उसके एक एटम को लेना है, उसका हमने मास कितना लेना है, 1/12, उसको हमें स्टैंडर्ड के तौर पर लेना है और उससे हमें क्या करना है, कंपेयर करना है बाकी चीजों का मास और उसका एवरेज निकालना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे पास कार्बन जो है, ये कार्बन है हमारे पास, इसका 1/12 हिस्सा लेना है। 1/12 कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये हमारे पास 12 हिस्से बन चुके हैं, 12 पैचेस बन चुके हैं कार्बन के, ठीक है। समझाने के लिए ये कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका हमने कितना लेना है, 1/12। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, 1/12 है, तो इसको हम क्या करते हैं, अलग ले लेते हैं 1/12। अब ये हमारे पास जिस तरह आप ताप इकट्ठा जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि हम चीजों को तोलने के लिए एक साइड पे पॉट वगैरह रखते हैं और दूसरी साइड पे जिस चीज को हमने तोलना होता है तो हम उसको साइड पे रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 5 किलो चीनी तोलनी है, तो 5 किलो का हम बाट एक साइड पे रख लेते हैं, या 1-1 किलो के 5 रख लेते हैं और साइड पे क्या करते हैं, हम चीनी को डालते रहते हैं। और जब बराबर हो जाता है तो हम बैलेंस, जब बराबर हो जाएगा तो हम कह देते हैं कि ये जो वेट है वो इक्वल हो चुका है, ठीक है जी। तो हमने इसके अंदर भी ऐसे ही करना है। अब एक बॉट के अंदर हमें अननोन क्वांटिटी को अपना डाल देना है, ठीक है जी। और दूसरे के अंदर हमें बॉट रखना, ये जो बॉट है इनको हमने रखना शुरू कर देना है। फॉर एग्जांपल उसके अंदर जो बॉट आए है
वो 4 आए हैं। कितने आए हैं? 4। ठीक है, तो और जो बैलेंस है वो बराबर हो गया है। ठीक है, हमने क्या किया है, अननोन एटम रख दिए है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने बॉन्ड रखे हैं। बॉन्ड कितने आए हैं? 4। तो अगर एक का एटॉमिक मास 1 है, ठीक है, तो 4 का कितना होगा? 4। और यहाँ पर जब बैलेंस हो रहा है, मतलब जो दूसरा जो बैलेंस होगा उसके अंदर भी कितना होगा? हमारे पास 4 एटॉमिक मास का ही वैल्यू होगा। मतलब हम इस तरह क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि किस एटम का कितना एटॉमिक मास होगा। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी अननोन क्वांटिटी यहाँ पर रख देता हूँ, कोई कार्बन है, हमें नहीं पता कि ये कार्बन है, ठीक है जी, तो किस तरह इसको मेजर करेंगे? तो इसके अंदर अगर 12 जो बॉन्ड है रखे जाएंगे तब जाके वो इक्वल होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका एटॉमिक मास कितना है? 12 है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूँ यहाँ पर यूरेनियम 238, ठीक है, कितने रख देता हूँ? यूरेनियम 238। तो जो कार्बन का एक पैच है उसको हम रखते जाएंगे, और जब 238 रख देंगे तब जाके क्या होगा? बैलेंस इक्वल हो जाएगा, और हमें पता चल जाएगा कि दूसरा का जो मास है वो कितना है? 238 है। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि कार्बन का जो 12 आइसोटोप है, 12 आइसोटोप को हम क्यों लेते हैं? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल भी होता है और इजीली अवेलेबल भी होता है। ठीक है, तो कार्बन का जो 12 आइसोटोप है उसके एटम का हमने क्या किया है? 1/12 लिया है, ठीक है, और उसको कंपेयर किया है बाकी मासेस के साथ, और हमने रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम कर लिया है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो एक जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उसका यूनिट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यूनिट जो है उसका जो हम इक्वल करेंगे ग्राम्स के अंदर, तो वो कितना होगा? 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24। क्लियर हो गई बात? तो ये था हमारे पास एटॉमिक नंबर, मास नंबर और रिलेटिव एटॉमिक मास, और हमने एटॉमिक मास यूनिट को भी देख लिया है। अब आगे जो है हम देखते हैं एम्पिरिकल फार्मूले को। ठीक है, इस चीज को देखते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला में क्या होता है कि इट इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। दो चीजें हैं, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर एक जो कंपाउंड है उसके अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं उसकी सिंपलेस्ट रेशियो को बता देगा, कि सादा निस्बत को बता देगा आसान वर्ड्स के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला। और अगर वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को बताएगा तो वो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसे समझ में आएगा, एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज जो है, अब उसके अंदर कितने कार्बन है? एक्चुअल में कितने होते हैं? 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। जब जो मॉलिक्यूल का जो फार्मूला है, जब वो एक्चुअल एटम्स की तादाद को बता रहा होगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और अगर हम इसकी रेशो सिंपलेस्ट कर लें, 6:12:6 है, अब ये सिंपलेस्ट नहीं है, इसको 6 पे अगर डिवाइड करें तो क्या होगा कि 1:2:2 आ जाएगा, 1:2:1 आ जाएगा। ठीक है, जो ये आ गया है CH2O 1:2:1 आ गया है। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट रेशो है। अब ये जो सिंपलेस्ट रेशो वाला जो फार्मूला है इसको हम क्या कहेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला। और जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स वाला फार्मूला है उसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। फॉर एग्जांपल बेंजीन की बात करता हूं तो C6H6। ठीक है, अब इसकी केस में जो एक्चुअल कार्बन के एटम्स है वो कितने हैं? 6 है, और हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? 6 है। लेकिन अगर एम्पिरिकल फार्मूला की बात करेंगे तो इसको भी 6 पे डिवाइड कर देते हैं, इसको भी 6 पे डिवाइड कर देते हैं, तो 1:1। तो जो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा वो इसका क्या बनेगा? CH बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर सकते हैं। अच्छा, और यहाँ पर एक और पॉइंट आ गया है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे हम निकाल सकते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला जो है उसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। कैसे? कि एम्पिरिकल फार्मूला फॉर एग्जांपल ये है, अब इसको हम क्या करते हैं? किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये फार्मूला आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर हो गई बात? तो एम्पिरिकल फार्मूला जो है उसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल बेंजीन की केस में कहते हैं कि हमने जो एम्पिरिकल फार्मूला निकाला था वो CH था, अगर उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो C भी 6 हो जाएगा और H भी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ सकता है एम्पिरिकल फार्मूले को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से। वो नंबर क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने मर्जी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारे पास 2 डेफिनेशंस रह गई है। जो फर्स्ट हाफ चैप्टर है ये हम कवर कर लेंगे इसके बाद। तो हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। तो
तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और फार्मूला मास क्या होता है, बस इसके अंदर छोटा सा फर्क है जो आपने याद रखने की जरूरत है कि मॉलिक्यूलर मास किसका होगा, मॉलिक्यूल का, ठीक है, वो कोवैलेंट कंपाउंड हो गए, और फार्मूला मास होगा फार्मूला यूनिट का और वो होगा आयनिक कंपाउंड। क्लियर हो बात? जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो किसका होगा, मॉलिक्यूल का, और वो किसका होगा, कोवैलेंट कंपाउंड का, ठीक है। और फार्मूला मास किसका होगा, फार्मूला यूनिट का, और फार्मूला यूनिट कहां से डिराइव होता है, आयनिक कंपाउंड से। क्लियर हो बात? तो अब मॉलिक्यूल के अंदर भी क्या होंगे, एटम्स ही होंगे, यहां पर भी एटम्स होंगे, ठीक है जी। फर्क क्या होगा कि मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, ठीक है। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स मौजूद है उनके एटॉमिक मासेस का क्या करेंगे, सम करेंगे। फार्मूला मास में क्या करेंगे कि जो एटॉमिक मास है ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट, एक फार्मूला यूनिट के अंदर जो एटम्स मौजूद है उनका एटॉमिक मासेस का सम लेना है या मजमूआ लेना है, ठीक है। इसमें क्या था कि एक मॉलिक्यूल का बात क्लियर हो रही है, मतलब इसके अंदर जो मॉलिक्यूलर मास है उसके अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स मौजूद है उसका सम लेना है, और फार्मूला यूनिट फार्मूला मास के अंदर क्या है कि एक फार्मूला यूनिट के अंदर जो एटम्स मौजूद है उसके एटॉमिक मासेस का मजमूआ लेना है। दोनों के अंदर सेम है, लेकिन फर्क क्या है कि एक में मॉलिक्यूल को हम ले रहे हैं और एक में फार्मूला यूनिट को ले रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि CO2 है, अब कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का होता है एक का 16 होता है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 32, और प्लस 12 कितना हो जाएगा 44 ALU। अब जैसे फॉर एग्जांपल वाटर की बात करते हैं तो 2 हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा 2 ही रहेगा, ठीक है जी। और ऑक्सीजन का कितना है 16, तो 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा 18। H2SO4 की बात करें तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा 2। सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कितने हैं 4 हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 16 जो है वो 64 आ जाएगा। 64, 32 और 2 जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी ये क्या लिखा है 98 आ जाएगा, ठीक है। तो 98 AMU आ जाएगा। उसके बाद फार्मूला मास की बात करें तो उसके अंदर जो एग्जांपल है जैसे कि अब CaCO3 है, अब कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 48, तो टोटल कितना हो जाएगा 100 AMU हो जाएगा। और NaCl की बात करें तो ये भी फार्मूला यूनिट होता है, तो Na का जो होता है 23 होता है, और जो Cl है उसका कितना होता है 35.5, तो टोटल कितना हो जाएगा 58.5। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को मालूम कर सकते हैं। तो हमने एटॉमिक नंबर को देखा, मास नंबर, रिलेटिव एटॉमिक मास, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। तो इन डेफिनेशंस को भी देखा और साथ में हमने पीछे बेसिक जो डेफिनेशंस थी उनको भी हमने देखा, ठीक है। तो हमारे पास इसके अंदर कुछ 1-2 टॉपिक रह गए हैं, जो मोल है, एवोगैड्रोस नंबर है, कंपाउंड और मिक्सचर के अंदर जो डिफरेंस है वो रह गए हैं। तो अगले जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसके अंदर हम इसको कवर कर लेंगे। तब तक के लिए